हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक डिस्कस किया था, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने इन मेडिसिन के क्षेत्र में इंसुलिन के बारे में बताया। एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, इसमें हमने कल इसके जनरल इंट्रो को डिस्कस किया था। कल हमने बताया था कृषि रसायन या तकनीकी इंसेक्टिसाइड बेस्ड फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर बेस्ड फार्मिंग और बीटी कॉटन ट्रांसफर फार्मिंग। आज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो बीटी क्रॉप्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी बीटी क्रॉप्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स अनेक प्रकार के क्रॉप प्लांट्स की पैदावार, पोषक गुणवत्ता तथा अधिक संग्रह समय सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। जैसे टमाटर की एक ऐसी वैरायटी तैयार की गई जो धीरे धीरे पकती है और अधिक समय तक मुलायम बनी रहे। इसे अधिक समय तक स्टोर करने पर भी यह अधिक नहीं पक पाते और इस प्रकार ये खराब भी नहीं होते। जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक द्वारा क्रॉप्स की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ उन्हें पेस्ट, हर्बिसाइड, ड्राइनेस अधिक ड्राई यानी सूखा, अधिक ठंड आदि के लिए रेसिस्टेंस भी बनाया जाता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे किस्म के बीज तैयार किए जाते हैं जिसके द्वारा टमाटर की ऐसी रेसेज को तैयार किया गया है जो मतलब उसमें पकने की प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो होती है। अगर हम उनको कच्चे टमाटर्स को भी अगर तोड़ के रख लें, कुछ टमाटर क्या होते हैं उनको तोड़ के रख लिया, वो जल्दी ही उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिन होती है, वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। अगर उनको सूखे में डाल दिया तो सूख जाएंगे, ठंड में डाल दिया तो उनमें जो पकने की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन जो इससे प्राप्त जो रेसेस थे उनमें ना तो उन पर सूखे का प्रभाव, ना ही ठंड का, ना ही हर्बिसाइड्स का, किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक पीरियड तक चलते रहते हैं। धान संसार में अनेक मनुष्यों का प्रमुख भोजन। धान यानी जिससे कि चावल प्राप्त किया जाता है, अनेक मनुष्यों का प्रमुख भोजन है। इसमें बीटा कैरोटीन की न्यूनता होती है, अतः लेस डेवलपिंग कंट्रीज में भोजन में चावल की प्रमुखता के कारण मनुष्य में ब्लाइंडेड अधिक है। मतलब अतः इसकी डेवलपिंग कंट्रीज में भोजन में चावल की अधिकता प्रमुख है ब्लाइंडनेस। मतलब इनका मानना ये है जो चावल खाते हैं उनमें ब्लाइंडनेस ज़्यादा देखा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा चावल में बीटा कैरोटीन निर्माण को कंट्रोल करने वाले जीन्स को डाल दिया जाता है। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल को गोल्डन राइस कहते हैं। ऐसा अनुमान है कि इसके सेवन से मनुष्य में विटामिन ए की सिंथेसिस अधिक होगी, अतः इस चावल के सेवन की अभी मान्यता नहीं दी गई है। मतलब जब विटामिन ए की मात्रा जो है वो हमारी बॉडी में कम पहुंचेगी तो हमें जो आंखों की प्रॉब्लम्स है यानी ब्लाइंडनेस का खतरा बन जाएगा। हिरुडिन एक प्रोटीन है जो ब्लड का क्लॉट बनने से रोकता है। जो जीन जिसमें हिरुडिन के गुप्त संकेत होते हैं उनका केमिकली सिंथेसिस किया जाता है और ब्रेसिका नेपस प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। वहाँ पर हिरुडिन का संग्रहण सीड में हुआ। इस हिरुडिन को प्यूरिफाइड करके मेडिसिन के रूप में यूज किया गया। यानी जो ब्रेसिका होता है जिसको कि हम सरसों बोलते हैं, उसके प्लांट में हिरुडिन को इंजेक्ट किया गया, उसके बाद उसके सीड्स के द्वारा इसको स्टोर करके उसको मेडिसिन के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट थ्रू T1 प्लाज्मिड्स एंड जीन कल्चर। सॉयल में सामान्य रूप से पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम टुमेटिसिन है। यह डायोसियस बॉडी प्लांट्स में ट्यूमर्स उत्पन्न करता है। यानी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये ट्यूमर्स बनाता है जिन्हें
क्राउन गैल कहा कहते हैं। ट्यूमर्स की फॉर्मेशन बैक्टीरिया के T1 प्लाज्मिड्स द्वारा प्रेरित होता है। इस प्लाज्मिड का डिजीज उत्पन्न करने वाला भाग निकालकर उसके स्थान पर डिजायर कैरेक्टर वाला जीन को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार T1 प्लाज्मिड की मूल प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। इस क्रिया में T1 प्लाज्मिड को पहले आइसोलेट करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा कुछ भाग काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे ऑर्गेनेल से RE एंजाइम्स की सहायता से डिजायर्ड यूजफुल जीन निकालकर प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बनी रिकॉम्बिनेंट T1 प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसे फिर प्लांट सेल को इंजेक्ट कराया जाता है। विभिन्न क्रॉप प्लांट्स जैसे मेज मतलब मक्का, जौ, धान आदि में जीन ट्रांसफर जीन गन द्वारा प्रवेश कराया जाता है। जीन गन मेटल से घिरी वेक्टर डीएनए की बुलेट्स की तीव्रता से शूट्स प्लांट सेल्स में पहुंच जाती है, जहां पर वह प्लांट सेल के जीनोम से मिल जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न ऑर्गेन्स को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसे सामान्य रूप से GMO कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो जीन गन होती है उसके द्वारा जो प्लांट्स है उसके स्टेम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कंपाउंडर्स है, यानी शॉकवेव्स, ये गन बुलेट्स और ये प्लांट सेल्स। ये DNA कोटेड पेलेट्स आर शूट इनटू प्लांट सेल। इसको यहाँ से इसके स्टेम वाले पार्ट में शूट कर दिया जाता है या इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स यानी BT क्रॉप्स। ये क्रॉप्स बायोटेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित की जाती हैं। इसमें इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि BT जीन्स की प्रेजेंस के कारण प्लांट्स स्पेसिफिक पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। यानी जो BT क्रॉप्स होती हैं इनमें किसी भी प्रकार के पेस्ट का अटैक नहीं होता। इसमें किसी भी पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक प्रकार का एंटीटॉक्सिकेंट जो बैसिलस thuringiensis जिसको BT बोलते हैं, बैक्टीरिया निर्मित करते हैं। BT एंटीटॉक्सिकेंट जीन को बैक्टीरिया से निकालकर प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें प्लांट में एंटीटॉक्सिकेंट बनने लगते हैं और पेस्ट रेजिस्टेंस अर्थात पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार की फसलों को BT क्रॉप कहते हैं, जैसे BT कॉटन, BT टोमेटो, BT मेज, BT राइस, BT पोटैटो, BT सोयाबीन, BT टोबैको आदि। प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट सर्वप्रथम टोबैको पर किया गया था, जो हर्बिसाइड रेसिस्टेंस जीन था, जबकि एनिमल्स में माउस पर किया गया था, जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स की जीन की उपस्थिति थी। इसे सुपर माउस कहा गया। नेक्स्ट, BT कॉटन। बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जिसमें अनेक प्रकार के कीट को नष्ट करने की क्षमता होती है। बैसिलस बैक्टीरिया से बना यह जीव विष इंसेक्टिसाइड्स होता है, लेकिन बैक्टीरिया में यह इनएक्टिव होता है। इंसेक्ट में पहुंचते ही यह एक्टिव हो जाता है तथा इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इस टॉक्सिन को बनाने वाले बैक्टीरिया में से जीन को आइसोलेट करके क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे BT कॉटन नामक पौधे का निर्माण कर लिया गया। BT कॉटन पर बॉलवर्म का प्रभाव नहीं होता और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जो बॉलवर्म होते थे वो यानी पेक्टिनोफोरा होता था एक इंसेक्ट, वो जो कॉटन की बॉल्स होती थी जिसको कपास बोलते हैं, उसके अंदर अपना घर बना लेता था। उसका जो कलर होता है रेड होता था, इसके जो ब्लड होता था उसका रेड होता था ब्लड। जैसे ही उनके जो कॉटन बॉल्स होती थी उससे रेशे प्राप्त करने के लिए उसको मशीन में डाला जाता था, तो उस कॉटन का कलर रेड हो जाता था। जब क्योंकि उसकी डेथ होती थी उसके अंदर बॉल्स के अंदर, तो वो रेड हो जाता था, जिससे हमारी जो कॉटन होती थी वो खराब हो जाती थी। इसके लिए हमने क्या करा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा BT कॉटन की फॉर्मेशन की, यानी BT कॉटन प्लांट्स का सीड्स तैयार किए और उसको सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई।
बेसिलस ट्रांजिशन नामक बैक्टीरिया को जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है उसे कैरी प्रोटीन्स कहते हैं। जिसे जीन में कैरी प्रोटीन्स के गुप्त संकेत होते हैं उन्हें कैरी जीन्स कहते हैं। कैरी जीन्स कई प्रकार के होते हैं जैसे CRY1AC एंड CRY-AB। इसमें कैरी 4 एंड 2AB बेस बोरर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट निम्न पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट विद हर्बिसाइड रेसिस्टेंस नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसजेनिक प्लांट विद इंसेक्ट रेसिस्टेंस। ट्रांसजेनिक प्लांट रेसिस्टेंस अगेंस्ट वायरस, यानी हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट ये होते हैं, इंसेक्ट के प्रति होते हैं रेसिस्टेंस, वायरस की वृद्धि। ट्रांसजेनिक प्लांट विद रेसिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगल पैथोजन, यानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फंगल पैथोजन्स होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं प्लांट्स में, उनको प्रति रेसिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट्स फॉर हार्ड स्किन एंड इम्प्रूव्ड फ्लावर, यानी जो टोमेटो होते हैं उनके जो स्किन है वो हार्ड होती है और उनमें फ्लावरिंग जो होती है इम्प्रूव्ड टाइप की होती है। ट्रांसजेनिक नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स। ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट फॉर मॉलिक्यूलर फार्मिंग। नेक्स्ट, स्टडी फॉर रिलेटिव जीन्स एक्सप्रेशन। तो ये थे इसके फीचर्स। अब बात करते हैं सेकेंड, बायो फर्टिलाइजेशन, बायो इंसेक्टिसाइड्स, माइक्रो प्रोपगेशन। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जैसे एजोला है, एनाबिना है, वो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में वर्क करता है। जैसे नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जो यूरिया है, पोटास है, डाई है, उसका यूज करते हैं, लेकिन हम एक बायो फर्टिलाइजर्स है एजोला, एनाबिना, अगर उसको हम धान के खेत में अगर उसको यूज करें तो एक तो हम नॉर्मल जो डाई है, खाद है, उसका यूज कर रहे हैं, एक एजोला एनाबिना का यूज कर रहे हैं, तो उससे जो बीज प्राप्त मतलब उससे जो फसल प्राप्त होगी उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और उसमें विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स यूरिया के द्वारा, पोटास के द्वारा जो पहुंच रहे थे उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी कम होगा, क्योंकि एक जगह बायो का यूज किया जा रहा है और दूसरी जगह केमिकल्स का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट, बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड्स में ऐसे इंसेक्ट को यूज करते हैं, मतलब बायो इंसेक्टिसाइड में क्या होता है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अगर हम केमिकल्स का स्प्रे हमने अपनी फसलों पे करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रभाव एनवायरनमेंट पे भी पड़ेगा, हमारी बॉडी पर भी पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, जिनको अगर हम फसलों में छोड़ दें तो वो उस इंसेक्ट को रिमूव कर सकते हैं।